आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस दिन होम्योपैथी को और विकसित करने के लिए समझ और रणनीतियों को भी चुनौती दी जाती है। आइए सुनते हैं इस विशेष दिवस पर शुभकामना संदेश। डॉक्टर चित्रा बसु, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी, दिल्ली सरकार। नमस्ते। अप्रैल 10 विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमान का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ। हर साल इसी दिन हम डॉक्टर सैमुअल हैनीमान के योगदान को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमान ने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया जो आज एक कंपैशनेट थेरेप्यूटिक हीलिंग सिस्टम की तरह खिला है। एंड दिस सिस्टम इज meant for the overall development of a human being, which in turn can lead to the development of the nation and of the globe. डॉक्टर हैनीमान ने अपनी जीवन में सच्चाई की खोज करके ये थेरेप्यूटिक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा we can find the true essence of a human being, which eventually can help to get an accurate perception about the real nature of disease and its cure in its most gentle, harmless way. ये सिस्टम हमें एक सस्टेनेबल हॉलिस्टिक अप्रोच के द्वारा पेशेंट्स को ट्रीट करने में मदद करता है because it is based upon unwavering principles and definite axioms. होम्योपैथी हमें हेल्प करता है ये पता करने में कोई भी डिजीज एक पर्टिकुलर पर्सन में कैसे और क्यों आया, मतलब इट इन्वेस्टिगेट्स डीपली इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डिसीज प्रोसेसेस इन इट्स स्पेसिफिक मैनर। इस प्रोसेस के बाद दवाई की डिस्कवरी करना है। टू बी प्रिसाइज, a phenomenally intricate specific remedy should be prescribed, especially in chronic diseases. अगर philosophically बात करें तो ये रेमेडी जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं मेनली 3 प्रोसेसेस द्वारा अपना इफेक्ट दिखाता है। A phase of activation of sphere of intellect, a phase of self-realization, a phase of self-actualization. Either philosophy of this system is highly relatable to the aims and objectives of different schools of Indian philosophy, and that's why homeopathy is having a wide recognition in India. This sustainable approach by homeopathy persuades every human being to fulfill his highest purpose of existence, मतलब अपनी जीवन की मकसद ढूंढना, and thereby it can accelerate the development of our nation. That means हर भारतीय नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। Rightly speaking, in a way, it induces every citizen to abide by Article 51A enshrined in the Constitution of India, which obligates the fundamental duties. अभी तक मैंने होम्योपैथी के बारे में बताया है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया on February 2nd, 2025, titled Compassion and Primary Health Care. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of World Health Organization, ने ये रिपोर्ट द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया कंपैशन को एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी हेल्थ केयर। World Homeopathic Day wishes to you all. You may stay healthy in all the dimensions of your life. Thanking you. डॉक्टर ए के अरुण, वाइस चेयरपर्सन, दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड, दिल्ली सरकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए के अरुण। विश्व होम्योपैथिक दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे होम्योपैथिक जगत की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज पूरी दुनिया बीमारियों, महामारियों के संकट में घिरी है। बड़ी आबादी की वजह से हमारे देश के सामने इलाज एक बड़ी चुनौती है। होम्योपैथी की लोकप्रियता ने एक उम्मीद जगाई है। कई बीमारियां जो लाइलाज बता दी जाती हैं, उसके उपचार में होम्योपैथी की सफलता काबिले तारीफ है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष विभाग ने होम्योपैथी के विकास को लेकर जो पहल की है वह सराहनीय है। हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाने के पीछे यही मंशा है कि होम्योपैथी जनता के लिए सर्वसुलभ हो। होम्योपैथी के आविष्कारक
डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाने वाला विश्व होम्योपैथिक दिवस एक प्रेरणा और जिम्मेवारी के रूप में हमारे सामने है। देश और दुनिया के सभी होम्योपैथिक चिकित्सक आज के दिन यह प्रण लेते हैं कि वे होम्योपैथी की वैज्ञानिकता के प्रचार प्रसार में पूरे मनोयोग से लगे रहेंगे और इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूँ शालिनी मित्तल और साथ में हमारे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर दीपक शर्मा। आप हैं होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एजुकेटर। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और एफएम रेनबो के सभी श्रोताओं को नमस्कार। और डॉक्टर साहब मुबारक, आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला और इस विशेष दिवस पर आप हमारे श्रोताओं के साथ समक्ष उनके सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्योंकि ये विशेष दिवस है तो बहुत सारी बातें होंगी। हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि आपके होम्योपैथी से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अगर कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों मनाया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी इस क्वेश्चन के लिए, और आप सभी लोगों को भी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो मनाया जाता है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो फाउंडर थे हमारे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, आज उनका जन्मदिन होता है। इसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और अब इसको वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाने लगा और ये ऑफिशियल वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, मतलब स्पेशल डे अब हो गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इनकी खास बात यह है कि पूरे विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं उसमें सिर्फ एक होम्योपैथी की जगह जो डॉक्टर हैनीमैन हैं जन्मदाता, सिर्फ इन्हीं का बर्थडे पूरे वर्ल्ड में एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये उनकी खास बात है। वो एक साइंटिस्ट भी थे। वो आज जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं उसके डॉक्टर थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जब उसके साइड इफेक्ट देखे तो उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया, होम्योपैथी को फाउंड किया और आज पूरे विश्व में होम्योपैथी लगातार फैलती जा रही है। WHO के मुताबिक होम्योपैथी आज भी दुनिया की सेकंड मोस्ट यूज मेडिसिन है बाकी सारे मेडिकल सिस्टम में एलोपैथी के अलावा। आप जिस एलोपैथी को आज जानते हैं, ये जो एलोपैथिक वर्ड है ये भी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का ही दिया हुआ एक वर्ड है। ये एक जर्मन फिजिशियन थे, लेकिन आज पूरे विश्व में होम्योपैथी अच्छे से यूज की जाती है। उसी के उपलक्ष्य में आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। बहुत खास बात डॉक्टर साहब आपने ये बताई जो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को नहीं पता होगी कि जो डॉक्टर इसके जन्मदाता हैं वो खुद एक एलोपैथी डॉक्टर थे और बाद में उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया और आज ये एक बहुत पॉपुलर ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरह यूज की जा रही है। यस, इट्स टाइम टू वेक अप बिकॉज 3 से 4 का समय है और रेडियो डॉक्टर है आपके साथ और अपने स्वास्थ्य के प्रति वेकअप यानी सही रहना, सजग रहना बहुत जरूरी है। आज है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एजुकेटर, आज हमारे साथ स्टूडियो में इस विशेष दिवस पर। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता लाइन पर जुड़े हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार शालिनी मैम। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम जो है राजेंद्र है। सवाल मेरा ये है मैम कि जितनी भी किस्म की चिकित्सा पद्धतियां हैं मेरे को होम्योपैथी ही सूट करती है और मुझे जो है मैम गालिबन 1 दर्जन बीमारियां हैं, जैसे दोनों आंखों में परेशानी है, दोनों कानों में परेशानी है, दांतों की परेशानी है, फंगस इन्फेक्शन है, कमर गर्दन में परेशानी है, स्लीप डिसऑर्डर की भी परेशानी है। जी, क्या पूछना चाहेंगे आज डॉक्टर से? हाँ, तो मैम जानना मैं चाहूंगा जी, जो मुझे 1 दर्जन बीमारियां आपको मैंने बतलाई, क्या इन सभी का इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल है और अगर है तो मैं किस हॉस्पिटल में जो है वो संपर्क करूं? देखिए, जब आपने कहा कि आपको बहुत सारी बीमारियां हैं तो मैं आप लोगों को सबको एक बात बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, सिर्फ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जहां पे आपका जो फिजिकल सिम्टम है वो आपके मेंटल स्टेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे अगर आपको दर्द हो रहा है तो हमें ये जानकारी लेना जरूरी होता है कि आपका जो दर्द है किस समय बढ़ रहा है, किस समय घट रहा है, आपको उस समय इवन गुस्सा कैसा आ रहा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत मायने रखता है। तो जब भी कभी आप अपनी बीमारियों को सबको एक साथ बताएंगे तभी एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा होम्योपैथ आपके लिए अच्छे से काम कर पाएगा। और जितनी भी जो बीमारियां हैं, क्योंकि शरीर तो एक ही है, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो जब कनेक्शन है, हमारा शरीर एक है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करने वाली चीज है,
तो आपको होम्योपैथी से बढ़िया और इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जो भी आसपास आपके होम्योपैथिक हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, या कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सक है, आप उनसे जाकर के कांटेक्ट करिए, उनको अपनी सारी बातें बताइए, कब से आप बीमार है और आपको क्या क्या सीक्वेंस में हुआ, वो सब आपसे डॉक्टर पूछेंगे और उसके बाद आपको दवाइयाँ देंगे। ये पक्का है कि आप होम्योपैथी से ठीक हो जाएंगे। हमारे एक और श्रोता है लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। सबसे पहले शालिनी मैम, आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, मैं सबसे बड़े आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कर देता हूँ। काफी दिनों के बाद आपसे बात हुई है, बड़ी खुशी हो रही है जी। थैंक यू। और ये रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम बहुत अच्छा आप चलाती है, इसके लिए जितना मैं आपका मतलब शब्दों में प्रशंसा करूँ वो कम है। थैंक यू राजा जी। और हम यही चाहते हैं कि आप और साथ ही साथ हमारे सारे लिसनर्स स्वस्थ रहें और इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जी हाँ, मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब से, जैसे ये होम्योपैथिक का इलाज जो हम लोग मतलब अक्सर अंग्रेजी दवाओं पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन ये जैसे कान का दर्द हुआ, आँख का दर्द हुआ, या हमारा मतलब शरीर में जो दर्द होते हैं, तो इसका इलाज क्या होम्योपैथिक से अच्छा किया जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। हाँ राजा जी, देखिए आपने बढ़िया सवाल पूछा एकदम। देखिए हर अपने चिकित्सा पद्धति की अपनी एक अहमियत होती है। हर चिकित्सा पद्धति कहीं ना कहीं पर किसी न किसी चीज के रूप में यूज की जाती है। होम्योपैथी में भी कान का दर्द, सिर का दर्द, पैरों का दर्द, हाथों का दर्द में इसमें अच्छी दवाइयां हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि आजकल लोगों में कोई पेशेंस जो है वो थोड़ा कम हो गया है। वो चाहते हैं कि एक खुराक लें और हम ठीक हो जाएं, ऐसा दर्द ठीक हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 या 3 बार आपको हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे हमें दवाई देनी पड़ती है, तो डेफिनेटली उससे आराम आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आजकल हम लोग बहुत एक्यूट केसेस में भी, जहां पर बहुत सारे पेन हो रहे हैं, बहुत सारी कोई ब्लीडिंग हो रही है, इवन एक्सीडेंट से केस में भी होम्योपैथी का अब इलाज होने लगा है। और ऐसे केसेस में जहां बहुत इमरजेंसीज होती है, वहां भी होम्योपैथी को यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में करके अपने आप कोई दवाई मत लें बस। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी कॉल करने के लिए, और उम्मीद है आपको जवाब सही मिल गया और आप इस पर अमल करेंगे। हमारे साथ एक और श्रोता लाइन पर। हेलो मैम नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मेरी समस्या ये है कि मेरे को यूटीआई में बर्निंग की समस्या है, करीबन 25-26 साल हो गई। और उसके बाद में जब मैंने एलोपैथिक में अपना चेकअप करवाया तो उसमें ये आया कि यूथ्रा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तो उसका ऑपरेशन भी करवा दिया, करीबन 2 साल हो गए, और लेकिन वो मेरी बर्निंग अभी तक गई नहीं, और मैं अभी भी कैथेटर का यूज इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या करूँ सर, मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अब तो मेरी जेबें भी खाली हो चुकी हैं, क्या नाम, ये एलोपैथिक की दवाइयाँ खा के। सर देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर का कारण जानना पड़ता है, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ पे एक थायोसिनामिनम एक मेडिसिन आती है 3x में, आप वो यूज करना शुरू करेंगे ना, 4 गोली सुबह शाम, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। इससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन को सर्च करिए और उनको पूरे सिम्टम्स बताइए। आप देखेंगे कि जैसा आपने जितने साल आपने बताए, उससे भी कम समय के अंदर ही आपको बहुत अच्छे से आराम हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका जो कैथेटर है वो भी हट जाए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे और श्रोता हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, अपने प्रश्न कर रहे हैं लगातार यहाँ पर। तो हरिनगर नई दिल्ली से पूजा हमें लिख रही हैं कि क्या एक्ने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सही है? हाँ पूजा जी, देखिए अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं होम्योपैथी, तो बहुत सारी ऐसे चिकित्सा पद्धति होती हैं जो अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग काम करती हैं। तो आज हम बात करते हैं होम्योपैथी में कि होम्योपैथी में क्या क्या बीमारी आप ठीक कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। देखिए जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल डिजीज होती हैं, फिजियोलॉजिकल डिजीज मतलब जैसे हमारा बुखार हो गया, एक्ने हो गया, स्किन की कोई इन्फेक्शंस हो गई, हमारे लीवर के इन्फेक्शंस हो गई, किडनी की इन्फेक्शंस हो गई, ये सभी चीजों का जो इलाज है वो होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स, जैसे आप कोई इंजरी हो गई, आपका कोई कुछ डिसलोकेशन हो गया, आपको कोई फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारी कमियों की वजह से बीमारियां आई हैं, वो सभी की सभी होम्योपैथी से बहुत अच्छी ठीक हो जाती है। और एक्ने के लिए तो होम्योपैथी बहुत फेमस है, बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो पूजा जी जल्दी से जाएं किसी होम्योपैथ के पास और इसका इलाज कराएं। और जैसा आपने बोला डॉक्टर साहब, किडनी और लिवर की बीमारियों के लिए बहुत कारगर है, वैसे तो सभी बीमारियों के लिए। तो हमारे पास ये 2 श्रोता जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। रमेश मित्तल जी दिल्ली से लिख रहे हैं, मेरे 16 mm स्टोन है किडनी में, क्या होम्योपैथी मेडिसिन वर्क करेगी? और दूसरा हमारे सवाल है, मनावर अली जी ने न्यू हिंडन विहार गाजियाबाद से लिखा है कि मेरा फैटी लिवर है, तो इसका इलाज क्या इसमें पॉसिबल है, क्या इससे मैं ठीक हो सकता हूँ? देखिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन्होंने बताया है कि 16 mm की स्टोन है, तो उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्जरी की जरूरत है।
क्योंकि जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी से जो नलियां निकलती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 6 mm का होता है, तो वहां से हम 16 mm की जो स्टोन है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी किसी दूसरे इंटरवेंशन की, किसी दूसरे मेडिकल सिस्टम की। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप होम्योपैथी दवाई भी लेते रहेंगे तो नंबर 1 तो ये जो स्टोन बढ़ रही है लगातार वो बढ़ना रुक जाएगी, और इसको अगर आप एक बार सर्जरी करा भी लेते हैं तो उसके बाद कभी दोबारा स्टोन अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो नहीं बनेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है फैटी लीवर के बारे में, तो फैटी लीवर आज दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फैटी लीवर का कारण सिर्फ हमारा खाना पीना, इवन हमारा जो पानी है वो भी फैटी लीवर का अपने आप में एक कारण हो गया है। तो जो पानी है वो थोड़ा अच्छा सा पानी पिएं। अच्छे से पानी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पिएं, अच्छे से पानी का मतलब है कि जो आपका पानी की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके जो खाने में है वो जो फैट है, फैटी लीवर का मतलब है कि उसके ऊपर फैट जम गया है। तो जो फैटी फूड है वो आपको कम खाना है, अपने टाइम से खाना खाना है, तो आपका फैटी लीवर 100% ठीक हो जाएगा। एक हमारे श्रोता है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, दांत का इन्फेक्शन कैसे ठीक हो सकता है, क्या इसकी भी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं? हाँ, देखिए दांत के इन्फेक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि दांत के कितने रूट में वो इन्फेक्शन गई है। अगर वो पेन कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो कभी कभी हमें किसी दूसरे मेडिकल सिस्टम का भी सहारा लेना पड़ता है, वरना होम्योपैथी में एक प्लेंटेगो के नाम से एक मेडिसिन आती है, आप उसका मदर टिंचर से गार्गल्स करेंगे सुबह शाम तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी इन्फेक्शंस इसी मदर टिंचर से ठीक हो जाती हैं। एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है, इन्होंने भी नाम नहीं लिखा है अपना, पर इन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी 22 साल की है और मेडिसिन ले रही है हाइपोथायरॉयडिज्म का 3 साल से, क्या वो स्विच कर सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन? हाँ बिल्कुल, ये बहुत प्राइम एज है, ये बिल्कुल स्विच ओवर कर सकती हैं। सबसे पहले तो कारण जानना पड़ेगा कि आखिर वो हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हुआ है। ज्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर बहुत ज्यादा जेनेटिक नहीं है तो। अगर लाइफस्टाइल की वजह से है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि उनकी डाइट और उनकी एक्सरसाइज शुरू करवाइए। एक बात और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म का जिक्र आ गया है, तो आजकल हम लोगों में एक बहुत कॉमन आदत हो गई है कि हम लोग बहुत लेट उठते हैं। ये भी एक सबसे मेन कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म का। जो लोग भी सुबह 7 बजे के बाद उठ रहे हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी सबको बताया था कि जो लोग सुबह 7 बजे के बाद उठ रहे हैं उनको हमेशा थायराइड या डायबिटीज जैसी बीमारी होंगी। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ठीक करना है, हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण जानना है, और ये श्योर है कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो अगले 1 साल के अंदर ही उनकी बाकी थायराइड की गोलियां खत्म हो जाएंगी और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो भी ठीक हो जाएगा। आपने बोला डॉक्टर साहब जो 7 बजे के बाद उठते हैं उनको ये होता है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या सोना कितने बजे चाहिए उनको और कितने बजे उठना चाहिए जो आपको लगता है कि फिर उनको थायराइड नहीं होगा? जी देखिए, हाँ, जब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो हमें ये बता के गए थे कि सूरज उगने से पहले उठिए, सूरज उगने से पहले उठिए, लेकिन हमने इसको फॉलो नहीं किया और हमारे पूर्वज हमें ये नहीं बता पाए कि आखिर क्यों उठें। मतलब हमारी जो जनरेशन है वो पूछती है कि हम क्यों उठें सुबह। तो एक उसकी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना ये है कि कुछ हमारी बॉडी के हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ही रिलीज होते हैं, ये कभी और रिलीज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं 7 बजे तक बोल देता हूँ, टाइम तो एक्चुअली 6 बजे से पहले का है, लेकिन क्योंकि दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में 7 बजे तक भी अगर कोई उठ रहे हैं तो भी हो सकता है कि वो हार्मोन रिलीज हो जाए। और दूसरी बात ये कि जब ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही घेर लेंगी। अब समय आया कि रात को कब सोएंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप सुबह 6 बजे से पहले उठ रहे हैं तो आप रात को अपने आप ही 10 से 10:30 बजे के बीच में सो जाएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अगर आप सुबह लेट उठ रहे हैं तो आपको रात को भी आप अपने आप ही लेट तो वो एक साइकिल है और इसी को लाइफस्टाइल बोलते हैं। जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक शर्मा से, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एजुकेटर हैं, और आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो प्रश्न जरूर भेजें। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर, फोन लाइन पर, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कारम। जी नमस्कार। मैं मेरठ से पीटी गौतम बोल रहा हूँ। जी गौतम साहब, स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि मेरे एक मित्र हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वो कहते हैं कि होम्योपैथी में मधुमेह डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, तो क्या ये सच्चाई है या वो हमें टारू मिक्सचर पिला रहे हैं? यही पूछ रहा है डॉक्टर। अच्छा, देखिए डायबिटीज में जो आधा वर्ड है ना डाइट का, वो एक सबसे मेन हिस्सा है। तो दवाइयाँ कोई भी लीजिए, आपको डाइट, आपकी एक्सरसाइज ये जरूर मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई भी सिस्टम आपको ठीक नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज है, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉक्टर आपको बातें कहते हैं
उसका भी पालन आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन ही अगर क्यों ना हो। अगर आप वहाँ पे फॉलो अप नहीं लेते हैं, आप डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अभी आपने डाइट बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या सिर्फ होम्योपैथी की जो पद्धति है उसके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या एलोपैथी में तो इतनी बात की नहीं जाती है, मतलब न्यूट्रिशन पे करते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि दवाई देते वक्त वो बोलें कि आप क्या डाइट ले रहे हैं, ये भी बताइए। क्या ये खास तौर पर होम्योपैथी में किया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डाइट जो है वो सभी मेडिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। आप किसी भी मेडिकल सिस्टम में जाइए, डाइट सबसे पहला रूल है, एक्सरसाइज दूसरा रूल है, उसके बाद मेडिकेशन का रूल है। ये सभी सिस्टम के लिए, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो। आप किसी भी पद्धति में अगर कोई आपको डाइट नहीं बता रहा है, तो या तो आप उनसे पूछ नहीं रहे हैं, या वो आपको शायद बिजी होने की वजह से बता नहीं रहे। ऐसे कोई भी डॉक्टर नहीं है जो अपनी दवाइयों के साथ साथ आपको डाइट के बारे में जनरली ना बताएं। मैक्सिमम डॉक्टर, जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो आपको डाइट के बारे में बताएंगे, कोई भी डॉक्टर हो। मतलब कोई भी पैथी हो तो डाइट की मेरे बहुत सारे एलोपैथिक दोस्त हैं जो हमेशा डाइट को लेकर के ज्यादा सजग हैं। इवन मेरे ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो दवाई से ज्यादा डाइट पे और एक्सरसाइज पर ही विश्वास करते हैं। तो हर एक पैथी के लिए डाइट जो है वो जरूरी है, क्योंकि डाइट तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक और श्रोता लाइन पर। हेलो डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम मौलिका है, मैं दिल्ली से हूँ। सर, मेरी आइस की जो नसें हैं वो ब्लॉक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे ये जो नसें होती है वो खुल जाए? मैम देखिए, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी नसें ब्लॉक हैं। तो उसके लिए आप किसी भी आसपास के डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास, उनको अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाइए, उनको बताइए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। आपको जब तक वो एनालिसिस नहीं होगी तब तक कोई एक सिंगल मेडिसिन बताना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए जरूर। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये प्रश्न आया है विश्वजीत झा जी का। ये लिखते हैं कि पेट में गैस बन जाती है और बार बार इनको जैसे लगता है कि गैस पास करने की जरूरत पड़ रही है, और जबकि ये शुद्ध शाकाहारी हैं और बहुत कमजोरी भी रहती है। तो क्या कारण है? क्या होम्योपैथी में इसका कुछ इलाज किया जा सकता है? और ऐसा ही मिलता जुलता हमारे पास एक और प्रश्न आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको, मैं वो देख लूंगी, आपको कुछ मिलता जुलता से ही ऐसा प्रश्न था। प्रतीश जी हैं दुर्ग वाला, मुंबई से। इन्होंने लिखा था कि मुझे बार बार डकार आती है। मुझे लगता है दोनों प्रश्न मिलते जुलते से हैं, तो मैंने कहा एक साथ ले लेती हूँ। और इनकी नींद जो है रोज 3 बजे खुल जाती है और बेचैनी होती है, घबराहट होती है और वापस फिर इनको डकारें आने लगती हैं। ये इन्होंने मुंबई से हमें लिखकर भेजा है, प्रतीश दुर्ग वाला। तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर बताएं। देखिए, जो दोनों ही क्वेश्चन जो है पेट से रिलेटेड है, तो पेट के लिए हमने अभी सबसे पहले हम डाइट के ऊपर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो डाइट जरूर सुधारिए। डाइट सुधारने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी आपको खाना सूट करता है वो लेना शुरू करिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन था, उन्होंने हमसे ये पूछा, उन्होंने बताया कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं। तो शुद्ध शाकाहारी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। शुद्ध शाकाहारी लोगों में विटामिन की बहुत ज्यादा कमियां होती हैं। वो अपनी डाइट को सिर्फ रोटी, सब्जी, दाल तक सीमित रखते हैं, इसके अलावा बाकी न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं। तो अपने विटामिन पर भी ध्यान रखें। कभी कभी विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारी जो आंतें हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, और वो बार बार आते जो हैं वो गैस बनाती हैं, और जो खाना हमारा पचना चाहिए वो उतना खाना नहीं पच पाता है। तो ज्यादातर हमने जितने भी ऐसे केसेस देखे हैं, वहां पे हमने दवाई से ज्यादा डाइट से सुधार किया है, या फिर उनकी आंतों को समझा है कि उनकी आंतों को चाहिए क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम एक ही प्रकार का खाना खाते रहते हैं। जैसे रात को दाल खाई, हमने चावल खाया, किसी को राजमा सूट नहीं कर रहा है, किसी को छोले सूट नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई चीज सूट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी के बारे में पहचाने कि आपकी बॉडी किस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और किस चीज को वो रिफ्यूज कर रही है। और हाँ, होम्योपैथी में एक अभी जो दूसरा सवाल था, उन्होंने खास टाइम बताया 3 बजे का। तो सुबह 3 बजे का गैस बनने का, अब यही होम्योपैथी की स्पेशलिटी है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक होम्योपैथी ऐसी साइंस है जो टाइम बेस्ड काम करती है, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो सिम्टम आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां पर 3 बजे सुबह उन्होंने बताया, तो हमारे यहाँ पे एक थूजा एक मेडिसिन है जो काम कर सकती है, और नक्स भूमिका है वो काम करती हैं। तो आप किसी भी होम्योपैथ से जाकर के मिलें और अपनी एक मेडिसिन निकलवाएं। और सबसे पहले उससे काम है कि आप अपने शरीर को समझें कि आपका शरीर किस चीज से रिएक्ट कर रहा है, किस चीज को अपोज कर रहा है और किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। उसी के हिसाब से अपनी डाइट का प्लान करें, तो आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। जी, हमारे एक श्रोता लाइन पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं कानपुर से गोपाल बात कर रहा हूँ। जी गोपाल जी, प्रश्न कर लें। हाँ, जैसे हमारा मतलब पुत्र है, लगभग
35-36 साल की उसकी आयु है। तो उसके मतलब अब से 10-12 साल पहले आंखों की रोशनी चली गई थी, वो बुखार आ गया था, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि वो नसें सूख गई हैं। तो क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसा इलाज है कि उसकी नसें जो सूख गई हैं वो ठीक हो और रोशनी वापस आ जाए? अच्छा सर, देखिए पहले तो बड़ा दुख हुआ कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ। तो लेकिन देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार डेड हो जाती हैं तो वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाती। अगर ऐसा होता तो हम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते थे, लेकिन अभी तक भी कोई भी साइंस ऐसा नहीं कर पाई है। तो जो चीज परमानेंट डेड हो गई है वो ठीक नहीं होगी। आप उसके लिए जो भी आई स्पेशलिस्ट ने आपको इलाज बताया होगा आप वो करते रहिए। होम्योपैथी में क्योंकि अगर विजन थोड़ी बहुत भी रहती तो हम उसको इम्प्रूव कर लेते, मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि अगर नसें वो 1% भी खुली है तो हम उसके रिवाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर वो परमानेंट डेड हो गई हैं तो शायद उसमें कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि आपको इसके लिए कोई बहुत अच्छी सलाह नहीं दे पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब सुरेश छेत्री जी हमें लिख रहे हैं नेपाल से। इन्होंने लिखा है फ्रॉम बाके नेपाल। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती हैं जो होम्योपैथी में दी जाती हैं, तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा इफेक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है मीठा नहीं खाना चाहिए। और दूसरा एक मैं अपना प्रश्न जोड़ना चाहूंगी कि हमने बहुत शुरू से और बहुत लोगों से सुना है बहुत छोटी छोटी सी मीठी मीठी गोलियां क्या इफेक्ट करती होंगी, ये एक आम धारणा है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम डोज होनी चाहिए, मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी कम से कम मेडिसिन पहुंचेगी उतना ही उसका ज्यादा असर होगा। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो जब होम्योपैथी के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर हैनीमैन इस चीज पे काम कर रहे थे तो उन्होंने गोलियां एक सबसे मेन सोर्स बनाया। और ये जो मीठापन है, ये मीठापन कभी भी शुगर के लेवल्स को नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो लैक्टोज की बनी होती हैं और इससे आपकी डायबिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि वो रसगुल्ला तो खा लेंगे लेकिन होम्योपैथी की एक छोटी सी गोली पे वो कहते हैं कि यार इससे शुगर बढ़ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। उस गोली के अंदर जो दवाई डली है, उस सरफेस पर जो आपको अंदर दवाई पहुंच रही है वो आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर वो मीठी गोलियां ही होती तो आज होम्योपैथी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर नहीं होती। तो उनको सिर्फ मीठी गोलियां समझ करके इसका एक जो सिद्धांत था वो डॉक्टर हैनीमैन ने अपने लिटरेचर में लिखा है कि वो था क्या कि वो मैंने बताया कि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो वो देखते थे कि जो भी पेशेंट आता था वो पहले से ही परेशानी में आता था और वो उनको कड़वी दवाई देते थे या उनको सर्जरी करते थे या उनको पेनफुल ट्रीटमेंट देते थे। तो उनके मन में यही आया कि जब भी कोई हमारे पास आए तो उसको एक ऐसा फ्रूटफुल ट्रीटमेंट मिले ताकि वो इजीली उसको टेक कर पाए। इसीलिए होम्योपैथी बहुत प्रचलित हुई बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों को आप एक चम्मच सिरप देने की बजाय अगर आप उसको सिर्फ 4 गोली दोगे तो वो उसको जल्दी एक्सेप्ट करेगा। हम सब लोग भी बहुत इजीली कैरी होती है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो इसीलिए वो जो गोलियां हैं उन गोलियों के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर सिर्फ गोलियों की बात करूंगा तो पूरा शो शायद इसी में निकल जाए। तो गोलियां जो हैं उनको आप दवाई के रूप में समझो, आप उनको सिर्फ मीठी गोलियां मत समझो, वो दवाई हैं। जैसा अगर कोई ट्रेन चालक चला रहा है कोई ट्रेन को और आप उसमें बैठे तो आप उस चालक को ये नहीं पूछते कि आप ट्रेन कैसे चला रहे हो, आप सिग्नल कैसे देख रहे हो। तो उस ड्राइवर को, उस डॉक्टर को एक ड्राइवर की तरह लो और उसको बस गाड़ी चलाने दो, जो वो कह रहा है उसको करने दो, आप ठीक हो जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। आप ड्राइवर से पूछताछ करते रहोगे ज्यादा तो हो सकता है वो अपनी ड्राइविंग ठीक से ना कर पाए। तो मैं जनरली ऐसा पेशेंट्स को समझाता हूं। तो छोटी सी मीठी गोलियों में बहुत जादू है और ये जादू जितने भी होम्योपैथिक के लवर्स हैं, जितने भी होम्योपैथी के पेशेंट हैं वो अपने शरीर में देखते हैं। बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब आपने बोली कि जो होम्योपैथी ले रहे हैं और कई सालों से ले रहे हैं, कई जनरेशन से ले रहे हैं, उनसे आप बात करें तो आपको पता लगता है कि उन्होंने बताया है कि हमें कितनी इफेक्टिव लगी है किन सब बीमारियों में। लेकिन एक सोच है और एक सोच होती है कि बड़ी गोली होगी, एलोपैथी होगी तो वो जल्दी असर करेगी, छोटी छोटी गोलियां क्या असर करेंगी, ये आपकी अपनी सोच है। लेकिन ये जरूर मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जब क्रोनिक डिजीज होती है, जैसे एक केस में आपने बताया कि नहीं उनको तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा, अगर 16 mm से ऊपर है तो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो क्या ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां आपको लगता है होम्योपैथी नहीं कारगर हो सकती, ऐसा भी कुछ है? देखिए जितने भी एडवांस केसेस होते हैं, मतलब एडवांस केसेस के अंदर मान लो जैसे हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आया और वो ऑलरेडी स्टेज 4 के अंदर है या उसकी ऑलरेडी सर्जरी हुई है या कीमोथेरेपी हुई है या वो ऐसी अवस्था में जहां पे कोई भी रिवर्स नहीं हो सकता, वहां पे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बस उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो उसको दर्द हो रहा है तो हमने दर्द की दवाई दी, उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको उसकी दवाई दी। हाँ, ये जरूर पक्का है कि होम्योपैथी बाकी सब दूसरी पैथियों से बहुत सेफ है, आपको उसके एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है, बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। और होम्योपैथी इस चीज के लिए बहुत फेमस है
कि अगर आप पेन के लिए आपको कोई दवाई लेनी पड़ रही है जो कि एक दूसरा साइड इफेक्ट कर रही है, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक होम्योपैथिक दवाई लें ताकि आपको दूसरे साइड इफेक्टों से बचा जा सके। हमें ये लिखकर भेजा है संतोष जी ने दिल्ली से कि मेरा वेट है 48 और मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, नी में बहुत पेन रहता है और कई बार तो ऐसा होता है कि उठने के बाद 10 मिनट तक मुझे समय लगता है कि मैं सीधा हो जाऊं। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा ये जानना चाहते हैं क्या होम्योपैथी इसमें कुछ लाभ दे सकेगी इन्हें? सर देखिए, सबसे पहले जब भी कभी हमारे घुटने खराब होते हैं तो उसका सबसे मेन रीजन हमारी कमर होती है। तो आप अपने कमर के बारे में अपनी जांच कराएं, अपने जो घुटने हैं उनका एक्सरे कराएं ताकि ये पता लग पाए कि आखिर घुटने किस हद तक अभी ठीक हैं, किस हद तक वो खराब हैं। और दूसरी बात ये कि अपने ब्लड में यूरिक एसिड की जांच जरूर कराएं और ये पता लगाएं कि क्यों घुटना खराब हुआ है। एक छोटी सी बात बताता हूं कि बहुत सारे लोग सब इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी पता नहीं लगा पाते और एक छोटी सी जो स्लीपर है वही हमारे घुटनों को खराब कर देती हैं। अच्छा। तो अपने शूज जो हैं वो बहुत अच्छे रखिए, वो बहुत कंफर्ट रखिए। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं इंडिया के अंदर वो शूज नहीं पहनना पसंद करती, इसीलिए उनके सबसे ज्यादा घुटने यही खराब होते हैं। तो यहाँ सारी फीमेल्स को आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी हो सके शूज पहनने की कोशिश करें और शूज ही अपने आप में घुटने खराब होने का एक सबसे मेन कारण है जिसको मैक्सिमम डॉक्टर्स भी अवॉइड कर देते हैं। और हम ये सोचते थे डॉक्टर साहब, आपने ये बात अच्छा किया स्पष्ट की कि हम फीमेल्स को इसलिए ज्यादा होती है घुटने की समस्या क्योंकि हार्मोनल चेंज होता है बहुत महिलाओं में। हाँ, वो तो उसके साथ जोड़ा जाता है। जी जी, ये भी एक इशू है, लेकिन उससे सबसे पहला रीजन जो है वो आपके स्लीपर्स हैं। अगर आपके स्लीपर अच्छे नहीं होंगे तो आपके घुटने हमेशा खराब ही रहेंगे और वो हमेशा हर्ट होते रहेंगे। जी, एक श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब। हेलो हेलो मैडम, मेरा नाम राजीव है। ट्रीटमेंट बात करवा दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, आप बोले समस्या क्या है आपकी? डॉक्टर साहब, मेरा एक ब्रदर है, उनको नींद में दिक्कत है। नींद में? हाँ। नींद में क्या दिक्कत है बताएं? मैडम वो ना दिन में सो जाता है, रात में नहीं सोते डॉक्टर साहब। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप उनको दिन में सोना बंद कर दे और रात को नींद आ जाएगी? नहीं डॉक्टर साहब, वो क्या कहते खाना भी बहुत खाते हैं। तो मतलब ये है कि उनका तीसरा है कि वो ना यूरिन रोक के रखते हैं, उससे कितनी बीमारियां होती हैं। नहीं, देखिए जो भी आप ये बता रहे हैं वो हो सकता है कोई किसी डिप्रेशन में या किसी स्ट्रेस में तो नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो यूरिन रोक करके रख रहे हैं तो ये तो उनकी अपनी एक वो इच्छा हो गई कि वो यूरिन को क्यों रोक के रख रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप डॉक्टर साहब इसके लिए मतलब जो मेडिसिन आप बता दीजिए। नहीं सर, देखिए मेडिसिन बताने के लिए मुझे और बहुत सारी बातें जानना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने मुझे सिम्टम बताए इसके हिसाब से मुझे आपके भाई से जरूर बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है कि आप रात को नहीं सोते और दिन में सो जाते हो और अपने यूरिन को रोक के रख रहे हो। इसका कोई तो कारण होगा। वो ना थोड़ा दिमाग सही जैसे है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये साइन डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तो आप इसका इलाज करवाइए और जब तक पूरी कहानी उनको डॉक्टर को नहीं बताएंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और जैसे डॉक्टर साहब आपने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो उसको ऐसे सिर्फ 2-4 चीजें, 2-4 लक्षण सुनकर या बोलकर या देखकर नहीं दवाई बनाई जाती है, कस्टमाइज्ड होती है। एक एक जो पेशेंट है उस पर आप समय देते हैं, उनसे सिम्टम्स पूछते हैं। तो इसी तरह से आप अगर सुन रहे हैं कार्यक्रम को और आप चाहें तो किसी के पास जाएं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि होम्योपैथी कारगर होती है, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सारे सिम्टम्स बताने पड़ेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो, आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर दीपक शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एजुकेटर, और बात कर रहे हैं होम्योपैथी पर। और बहुत सारे प्रश्न हम ले चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न अभी लेने बाकी हैं, समय भागता जा रहा है। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, हमें प्रश्न करिए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो इस पैथी के साथ बहुत सारी मिथ्स भी जुड़ी हैं, बहुत गलत भ्रांतियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। तो आप तो आए दिन सुनते होंगे, आपके पास जब पेशेंट्स आते होंगे तो स्लो ट्रीटमेंट है, ये साइंटिफिक है कि नहीं है, मीठी गोली क्या असर करती होगी, इसके सिम्टम्स आप इतने ज़्यादा आप इसके साथ बता देते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, गंद की चीज़ें मत लो, अनियन मत खाओ, गार्लिक मत खाओ। तो कितना सही है, कितना गलत है, ये बताइए। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्लो वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि होम्योपैथी स्लो है कि नहीं। ये सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को सबको एक बात बता दूं कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी एक स्लो मेडिकेशन सिस्टम है, तो उन लोगों के लिए बात है कि जो होम्योपैथी है वो स्लो नहीं है। होम्योपैथी में आने वाला मरीज जो है वो बहुत स्लो है। अच्छा। तो जब भी कभी मरीज सारी जगह से ट्रीटमेंट लेकर के थक जाता है, तब वो सोचता है चलो अब होम्योपैथी की तरफ इलाज के लिए चलते हैं। तो होम्योपैथी स्लो नहीं है। हमारे पास ऐसे फीवर जो 2 घंटे पहले आए हैं, हम उनको 2 मिनट में उतारने की हिम्मत भी रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेन है, जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। लेकिन होता क्या है कि होम्योपैथी में आने वाला मरीज जो है वो स्लो होता है, होम्योपैथी स्लो नहीं होती। दूसरी बात, साइंटिफिक की बात आती है कि होम्योपैथी कि साइंटिफिक है या नहीं। तो देखिए, साइंटिस्ट जो हैं वो होम्योपैथी में मॉलिक्यूल ढूंढना चाह रहे हैं, वो कोई एटम ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होम्योपैथी की नहीं है, ये तो प्रॉब्लम साइंटिस्ट की है कि वो होम्योपैथी में कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अगर होम्योपैथी में कुछ भी नहीं होता तो होम्योपैथी इतने साल तक नहीं चलती आती। अब 250 साल से ज्यादा हो गए हैं होम्योपैथी को इजाद हुए, तो अगर इसमें कुछ भी नहीं होता तो होम्योपैथी आज शायद बंद हो गई होती। लेकिन साइंटिस्ट के पास वो साइंस की टूल्स ही नहीं है जो वो ढूंढ पाए कि होम्योपैथी में क्या है। तो ये प्रॉब्लम होम्योपैथी की नहीं है, ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट की है। तो ये साइंटिस्ट देखें कि वो उसमें कब उसको ढूंढ पाएंगे। कभी हम चंद्रमा पर शायद नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जा पा रहे हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्ट किसी न किसी दिन ढूंढ लेंगे। और एक क्वेश्चन आपने अभी और पूछा था। जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये एक तो ये होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स पूछते हैं और बहुत सारे आपकी ये होती है ये खाओ वो देखिए, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि पूरी वर्ल्ड में होम्योपैथी एक ऐसी इकलौती साइंस है जो आपके फिजिकल सिम्टम को आपके मेंटल स्टेट के साथ कनेक्ट करती है। मैं यहाँ पे फिर करेक्शन कर रहा हूँ, मेंटल सिम्टम्स नहीं बोल रहा हूँ, मेंटल स्टेट बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सर का दर्द जो है वो लेटने से ठीक हो रहा है, आंखें बंद करने से ठीक हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर निकलने से ठीक हो रहा है, जिनको पहाड़ों पे जाने से ठीक हो रहा है, या जिनको गुस्सा आ रहा है तो सर का दर्द कम हो रहा है। तो ऐसी मेंटल स्टेट को हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके उस पेन के साथ आपका जो मेंटल स्टेट है वो क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुस्से में अच्छा बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुस्से में गलत बोलेंगे। तो हमें वो सब चीजें कंसीडर करनी होती है, इसीलिए हमें पूछताछ बहुत ज्यादा करनी है। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं वो भी ट्रीटमेंट कर सकते थे। लेकिन नहीं, जो चीज होम्योपैथी से ठीक होगी वो सिर्फ होम्योपैथी से ही ठीक होगी। तो हम लोग उस कनेक्शन से एक दवाई निकालते हैं और वो दवाई आपको देते हैं जो दवाई आपको ठीक करती है। दूसरी बात, आपने परहेज के बारे में पूछा कि बहुत सारे लोग ये करते थे कि आपको कच्ची प्याज नहीं खानी, आपको नमक नहीं खाना, आपको अचार नहीं खाना। तो वो एक डाइट का हिस्सा होते हैं, उसमें होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक परहेज आते हैं, तो वो कुछ ही मेडिसिन के साथ हैं। जैसे कुछ के साथ चाय का परहेज आता है, कुछ के साथ कॉफी का आता है, किसी के साथ चॉकलेट का आता है। तो वो डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर जब दवाई वो दे रहा होता है तो वो आपको कुछ बताता है कि आपको इतने दिन तक ये चीजें नहीं खानी है। हाँ, ये जरूरी है कि आपको अपने डाइट का हिस्सा जो है वो जरूरी रखना है। तो बहुत सारे लोग इसको होम्योपैथी से कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन वो उसकी डाइट का हिस्सा है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती थी और वो सिर्फ किताबें पढ़ करके होम्योपैथी दवाई देते थे, वो उनको ये मालूम नहीं था कि अचार खाने से क्या दिक्कत होगी और बाकी चीजों से क्या होगा। तो वो बहुत सारी परहेज बताते थे जिससे पेशेंट को कंफ्यूजन हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कुछ ही दवाइयां हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों का परहेज होता है, तो वो डॉक्टर आपको वही बताता है। हाँ, ये तो नहीं बताएंगे कि आप बर्गर खाओ, आपको ये तो नहीं बताएंगे पिज्जा खाओ, क्योंकि ये आपकी डाइट का हिस्सा है। तो डाइट को और होम्योपैथिक मेडिसिन को अलग रखो। बहुत सारी ऐसी स्मेलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जब भी आप होम्योपैथिक दवाई अपनी जीभ के अंदर लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई का असर जीभ से शुरू होता है, तो आपकी जो जीभ है वो थोड़ी साफ होनी चाहिए। तो आप खाना खाने से 10 मिनट पहले लें या 10 मिनट बाद लें, या कुल्ला करके दवाई लें, ताकि आपकी जीभ पे उस गोली का असर जो है वो पूर्ण रूप से हो जाए। तो बस इसलिए डाइट का एक सिग्निफिकेंस है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। जी, बहुत सारे मिथ्स का आपने आज कहते हैं ना बर्स्ट करे हैं और बहुत सारे श्रोता शायद समझ गए होंगे कि ये सारे मिथ्स ही हैं एक्चुअली। डॉक्टर साहब, लता लिख रही हैं उत्तराखंड से कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन ले रही हूँ स्लिप डिस्क के लिए, बहुत लंबे समय से ले रही हूँ और मुझे अब रिलीफ भी मिल गया है। तो क्या मुझे मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए या उसको मैं कंटिन्यू करते रहूँ, ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, ये जो डिसीजन है ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़िए, जिसने आपको दवाई लिखी है
है वो बताएंगे कि आपको कैसे मेडिसिन ड्रॉप करनी है। मैक्सिमम लोग गलती कहाँ करते हैं कि वो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई छोड़ देते हैं, जबकि दवाई छोड़ने का हर एक सिस्टम में अपना एक रूल है। मतलब वो चाहे कोई भी मेडिकल सिस्टम हो, उसमें दवाई छोड़ने का एक रूल होता है। लेकिन हमारे पे एक प्रथा है कि जैसे ही वो मरीज ठीक हुआ उसने दवाई ड्रॉप कर दी, जबकि दवाई के जो डोजेज हैं वो कम कर करके उसको एक बूस्टर डोज देकर के तब ट्रीटमेंट बंद किया जाता है होम्योपैथी के अंदर। तो अपने डॉक्टर से जाकर के मिले, उनको बताएं कि अब मेरे को दवाई की कम जरूरत पड़ रही है, तो वो डोजेस जैसे उन्होंने बताई होगी उसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको एक बूस्टर डोज देकर के वो अपना ट्रीटमेंट बंद करेंगे। बिना उनकी सलाह के बंद मत करिए जी। और लगभग कितना समय डॉक्टर साहब, ये जैसे कोई भी अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो कोई ऐसे समय की इसमें कुछ सीमा होती है कि 1 महीना लेना है, 2 महीना की मतलब मैं जानना चाह रही थी कि मिनिमम टाइम कुछ होता होगा इसका? देखिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मरीज कितनी जल्दी आ गया। अगर वो 1 दिन की बीमारी लेकर के आया तो वो 1 घंटे में ठीक होगी, अगर वो 10 साल की बीमारी लेकर के आया तो वो 1 साल में ठीक होगी। ऐसे ही हर एक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करना पड़ता है और हर एक बॉडी की क्षमता देखनी पड़ती है कि वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मान लो जैसे एक क्वेश्चन आया था डायबिटीज के बारे में, तो डायबिटीज के पेशेंटों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो दवाई लेकर के ये सोचते हैं कि अब हम दवाई ले रहे हैं और हम रसगुल्ला भी खाएंगे। तो अगर आप रसगुल्ला खाते जा रहे हो तो आप कितनी भी दवाई लेते चले जाओ, आपकी डायबिटीज जो है वो नॉर्मल नहीं आएगी, आपको डाइट पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे परेशानियों में ज्यादातर हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर कितने समय तक वो पेशेंट जो है वो हमारे साथ में रहेगा, हमारी बातें मानेगा। एक टाइम आता है जब पेशेंट कहता है कि सर मैं तो अभी थक गया हूं, अब तो मैं चाहे जो खाऊं उसकी वजह से उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए 3 चीजों का रखना बहुत जरूरी है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। इसमें से आपको 2 ऑप्शन अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे दिल्ली एनसीआर जैसे जगहों के लिए। या तो आप डाइट और एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो करो, या डाइट और मेडिसिन फॉलो करो, या एक्सरसाइज और मेडिसिन। मतलब एक ट्राइंगल है जो मैं पेशेंट को समझाता हूं पेपर पे कि डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, इन तीनों में से 2 ऑप्शन आपको चूज करने ही पड़ेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। बहुत सारे पेशेंट अब आकर के हमें कहने लगे, डॉक्टर साहब हम खाने पीने से परहेज नहीं कर सकते, हमें तो बस आप दवाई देते रहो। तो ऐसे भी अब लोग आने लगे हैं जो अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस नहीं है। उन लोगों को मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि पहले शरीर को समझो। शरीर को दवाइयों से नहीं चलाया जा सकता, चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, वो आपको डाइट से और आपकी एक्सरसाइज से ही मिलेगा। जी जी डॉक्टर साहब, समय बहुत कम बचा है, लेकिन हमारे एक श्रोता हैं ये जानना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में इनको, लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द होता है, तो इसकी भी कोई दवाई है क्या? हाँ, लेफ्ट हैंड में हमारे यहाँ पे एक स्पाइजिलिया नाम से दवाई है, रस्टॉक्स के नाम से दवाई है। तो अगर आप जो भी अगर सिम्टम सिमिलरिटी है आप उसके हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि हाथ में दर्द आपकी गर्दन से भी आ सकता है, आपके शोल्डर से भी आ सकता है, एल्बो से भी आ सकता है। तो डॉक्टर से मिलें, और अगर इन दोनों दवाइयों में से स्पाइजिलिया 30 सुबह दोपहर शाम लें। 1 हफ्ते में अगर आराम नहीं होता है तो अपने आसपास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे जाकर के मिलें और अपने बारे में बताएं। जी, हम सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपने प्रश्न करते हैं और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, किसी समस्या के बारे में सुझाव चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। और आज का कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर दीपक शर्मा को, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एजुकेटर हैं, कि आप समय निकाला अपने और यहाँ आए और रेडियो डॉक्टर में आज के रेडियो डॉक्टर आप बने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोताओं को, और सारे श्रोताओं को एक बार फिर से वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी डॉक्टर साहब, और स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।